जय हिंद। आज की हमारी वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता पर चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे बायोडायवर्सिटी होती क्या है, इसका उपयोग क्या है, हम आसपास इसे कहाँ देखते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, इसका इम्पोर्टेंट क्यों है और कई चीज़ें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में यानी इसका हम परिचय देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है। तो देखिए, प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इनके आकार एवं प्रकार तथा संरचना में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। तो हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम जानें तो जैव विविधता शब्द जो है सबसे पहले 1986 में वाल्टर जी रोसेन द्वारा दिया गया था। जीवमंडल में असंख्य जीवों का एक जटिल संग्रह शामिल है जिसे जैव विविधता के रूप में जाना जाता है, जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण जीवन समर्थन का निर्माण करता है। जैविक विविधता, जिसे संक्षेप में जैव विविधता कहा जाता है, जीन, आवास, पारिस्थितिकी तंत्र सहित विभिन्न जैविक स्तरों पर विभिन्न जीवन रूपों जैसे एक कोशिकीय कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और पौधों, मछलियों, स्तनधारियों जैसे बहुकोषीय जीवों के कुल योग का प्रतिनिधित्व करती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जैव विविधता कितनी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैव विविधता में हम एकदम छोटी चीज़ से लेकर बहुत बड़ी चीज़ तक जानेंगे। छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस से लेकर हम बड़े बड़े वृक्षों, हाथी, शेर वगैरह के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारी जो जैव विविधता है इसमें सभी आ जाते हैं। क्योंकि जैव विविधता जो शब्द होता है, जिसे हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, यह हमारे एक बहुत बड़ा शब्द था जिसका है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, उसका ही संक्षिप्त रूप है। चलिए, सबसे पहले हमको ये जानने से पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि यह हमें महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में सभी एक साथ रहते हैं और सभी का काम एक दूसरे पर डिपेंड करता है। प्रत्येक जीव न केवल अपनी क्रियाएं करता है बल्कि साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। यह सहजीविता का एक उदाहरण है। जैसे कि मानिए कोई कीड़ा वगैरह है, वह मर गया, तो आपने देखा होगा कि कई चींटियाँ वगैरह आती हैं, उसको ले जाती हैं। एक उदाहरण। दूसरा, आपने देखा होगा पेड़ पौधे फल बनाते हैं और हम फल को लेते हैं। तीसरा, आपने छोटे पेड़ पौधों को देखा होगा सब्जी बनाते हैं, हम उनसे सब्जी लेते हैं। आपने अनाज को देखा होगा, हम अनाज को बोते हैं, उसमें गेहूँ निकलता है, उससे हम खाना बनाते हैं। ये भी सहजीविता के ही उदाहरण है। अगला देखें तो पारिस्थितिक तंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता में भी उतनी ही अधिक होगी। देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब ये होता है कि किसी वातावरण के अनुकूल वह कितना ढा रहा है, मतलब कौन सा वातावरण किसे सूट कर रहा है। अगला देखें हम खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और औषधि संसाधन, जिसकी एक सूची नीचे तालिका में हम बता देंगे बाद में क्या क्या होती है। ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैविक विविधता का फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। जैसे कि हम बताएं, आपने गेहूं देखा है, ठीक है, आपने गेहूं देखा है, चना देखा है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम बाहर के पारिस्थितिक तंत्र से, बाहर के उत्पादों से हम प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जो जैव विविधता होती है कितने प्रकार की होती है। अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हमारी जो जैव विविधता होती है, यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है आनुवांशिक विविधता, इंग्लिश में हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। नंबर 2 होती है जैविक विविधता, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। नंबर 3 पर आता है पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब हम एक एक कर जानेंगे कि यह विविधता कैसी होती है और इसमें क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए, हर एक मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो या कोई भी जीव जंतु हो, उनमें एक
जेनेटिक यानी जीन जरूर पाए जाते हैं जो अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं हम जीन। ये जीन कहाँ पाए जाते हैं? ये डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। इसके लिए अलग से मैं क्लास लूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाली विविधता आनुवंशिक विविधता कहलाती है। जैसे कि मानिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे चित्र में कई प्रकार के कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारे पास डॉग तो एक ही था, लेकिन उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस हुए तो उसकी शक्ल अलग हो गई, इसकी अलग हो गई, इसकी अलग हुई। मतलब जब भी जेनेटिक चेंज होगा, चाहे कोई भी प्राणी हो, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। अगला हम देखते हैं प्रजाति विविधता, जिसे हम कहते हैं स्पीसीज, जिसे हम कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है? इस प्रकार की विविधता दो प्रजातियों के मध्य पाई जाती है। इसके अंतर्गत एक विशेष प्रक्षेत्र के अंदर उपस्थित प्रजातियों के मध्य उपस्थित विविधताएं आती है। मतलब क्या है इसमें? हमारे पास एक कोई विशेष क्षेत्र है और हम वहाँ की प्रजातियां देखेंगे तो अलग दिखाई देंगी और दूसरे क्षेत्र की अलग दिखाई देंगी। इसका उदाहरण अगर हम मनुष्य से लें तो काफ़ी अच्छे से आप समझ जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं मध्य भारत के मनुष्य की बनावट कुछ अलग होती है, दक्षिण भारत के मनुष्यों की बनावट कुछ अलग होती है और उत्तर भारत की बनावट कुछ अलग होती है। कुछ ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं। ये क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगला हम देखते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखिए इकोसिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। पारिस्थितिक तंत्र अगर हम देखें तो पारिस्थितिक तंत्र हम देखते हैं जल भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राणी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दूसरा एक घास का पारिस्थितिक तंत्र भी आ सकता है, पहाड़ का भी आ सकता है, एक सूखे मैदान का भी आ सकता है, किसी रेगिस्तान का भी आ सकता है, क्योंकि हर जगह जीव रहते हैं और जीव जब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, उसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब हम देखें हमने देखा है यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देख रहे थे, यह भी 3 टाइप के होते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। एक एक कर हम जानते हैं यह क्या होते हैं एक ही पिक्चर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक पूरी पिक्चर है। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? अल्फा डाइवर्सिटी ऐसे समुदाय की आंतरिक विविधता भी कहते हैं। यह विविधता एक आवास में पाए जाने वाले एक समुदाय के जीवों में पाए जाने वाली स्थानीय विविधता होती है। इसे हम बेसिकली समझ सकते हैं, कोई भी एक निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे कोई व्यक्ति पायदार है। जैसे हम एक मोहल्ले में देखें, कोई कैसा दिखता है और कोई कैसा दिखता है। दूसरे देखें हम बीटा डाइवर्सिटी, तो ऐसी विविधता जो होती है आवास में परिवर्तनों या समुदाय में परिवर्तन या प्रवणताओं में, या फिर हम माने तो तापमान अधिक या कम होने से भी पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो बर्फ वाले इलाके में रहते हैं लोग, वह बर्फ में आराम से उसको सहन कर सकते हैं, और जो गर्मी वाले इलाके में रहते हैं वह गर्मी को सहन करने के आदी हो जाते हैं। अगर हम जो बीच में रहते हैं कहीं भी जाएं तो हमें दिक्कत होगी, और अगर वो जो गर्मी सहन करता है वो ठंडे क्षेत्र में चला जाए तो उसको दिक्कत होगी। यानी जो जिस क्षेत्र में रह रहा है उसके अनुकूल हो चुका है, ये होती है हमारी बीटा डाइवर्सिटी। यानी उसके अनुकूल वो परिवर्तन हो जाता है, चाहे वह आर्द्रता हो या फिर ऊंचाई हो, कुछ भी हो। अगली हम देखते हैं, अगली आती है, क्या आता है हमारा अगला? गामा बायोडाइवर्सिटी। इसे क्षेत्रीय विविधता भी हम कहते हैं। इस प्रकार की विविधता एक भूगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी प्रकार की आवास स्थानों एवं जातियों की प्रचुरता दिखाई देती है। यानी जो हमने अभी अल्फा और बीटा देखी है बायोडाइवर्सिटी, इसका संयुक्त रूप ही कहलाता है गामा डाइवर्सिटी। अभी के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।